नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम बीए के सॉल्व पेपर को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के बीच में गैपिंग काफ़ी हमारी हो गई है, ठीक है। पिछले 1 या 2 हफ्ते से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। तो कुछ इशू चल रहा था यहाँ पे, तो अभी इशू सॉल्व हो गया है, तो डायरेक्टली हमारा वीडियो है लगातार आएगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपसे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। जैसे कि कई मैसेजेस मुझे आए हैं इस दौरान में कि फ़ीस फैसिलिटी क्या है, ठीक है, हॉस्टल क्या होता है, किस तरीके से एडमिशन होता है और किस तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट सर्वाइव करते मतलब रहते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट कहाँ वहाँ का कैसा है और कितने नंबर पे हो जाता है, मिनिमम कट ऑफ कितना आता है, चाहे वो बीए का हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे यूजी या पीजी, चाहे किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मैंने जो है पिछले साल जो है काफ़ी मेहनत किया है इस पर, ठीक है। तो इलाहाबाद मेन कैंपस के सारे स्टूडेंट को लेकर, चाहे वो यूजी के हो चाहे पीजी के हो, सभी का मैंने एक इंटरव्यू लिया है, ठीक है। तो हर कॉलेजेस में जा कर के, हर हॉस्टल में जा कर के, इवन मेन कैंपस में भी जाकर मैंने कई चीज़ें, कई वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है। मेन कैंपस के छात्रों का, साथ ही साथ में कुछ एफिलिएटेड कॉलेज का भी मैंने बनाया है, जैसे कि सीएमपी हो गया, जैसे कि ईश्वर डिग्री कॉलेज हो गया, ठीक है। एडीसी का भी मेरा दोस्त वहाँ पे पढ़ता था, हालांकि मैंने वो तो नहीं बना पाया, लेकिन मुझसे जब संबंधित सारी जानकारी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंटरव्यू करके वहाँ पे वीडियोस पड़े होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो पास आउट स्टूडेंट हो चुके हैं या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, ठीक है, एनसीसी कैंडिडेट जो हैं, साथ ही साथ में तमाम प्रकार के जो आपको कन्फ्यूज़न है इलाहाबाद को लेकर के, वो सारी कन्फ्यूज़न आपको इंटरव्यू देख कर क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ में मैंने कुछ व्लॉग भी बनाए हैं जैसे इलाहाबाद के संबंधित, ठीक है। तो व्लॉग को भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। व्लॉग के अंतर्गत सारी चीज़ें जो है मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आई होप कि अगर वीडियो देखेंगे आप और वो इंटरव्यू देख लेंगे तो आपके कोई भी डाउट यहाँ पे रहने वाला नहीं है। सारे डाउट और सारे आपके जो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसके माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन डाउट का जो है क्लियरेंस करूं या फिर इस साल जो है आपको वीडियो बना के दूं। दूसरा बात ये है कि देखिए, मैंने किसी गर्ल्स का नहीं बना पाया क्योंकि मुझे मौका भी नहीं मिल पाया और ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं था। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई गर्ल्स यहाँ पे अगर कोई चीज़ें जो है, क्योंकि गर्ल्स के लिए स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है, तो अगर कोई गर्ल्स मिलती है मुझे तो मैं इंटरव्यू डेफिनेटली लेके बताऊंगा कि किस तरीके से उनका जो है, क्योंकि जितने हैं सब सारे बॉयज़ ही हैं। बॉयज़ हॉस्टल में ही गया हूँ मैं। हालांकि एक रिकमेंडेशन आया था कमेंट बॉक्स में कि आप आइए यहाँ पर इस हॉस्टल में भी, तो मैंने वहाँ पर रिप्लाई नहीं दिया था, तो काफ़ी समय भी हो गया था, इस वजह से मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं अगर प्रोसेस हो सकेगा इस बार, अगर मैं इलाहाबाद में अगर हूँ इस समय, तो अगर ये पॉसिबल हो सकेगा तो मैं यहाँ का वीडियो भी बनाऊँगा। तो ये चीज़ें थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। देखिए, पेपर पैटर्न आपको पता ही होगा, 2 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 का होता है। पेपर खंड जो है ए, बी और सी, डी, यानी खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होता है। और 150 क्वेश्चंस होते हैं। पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न यहाँ पे। तो जो मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो पैटर्न होने वाला है वो सेम ही रहने वाला है। तो डेफिनेटली मैं पैटर्न यहाँ पे बार बार आपको मैं शेयर नहीं करूँगा, तो पैटर्न मेरा वही सेम ही रहेगा। तो डेफिनेटली आपको बस पढ़ते जाना है। यही चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस में पूछी जाती हैं या फिर पूछी गई हैं, यही मॉडल पेपर है, ठीक है। जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखिए, आयन प्रत्यय, तो जो प्रत्यय मतलब क्या होता है, एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग मतलब जो आगे की तरफ लगे, प्रत्यय मतलब जो पीछे की तरफ लगे। तो नारायण में क्या हो जाएगा, आयन जो है प्रत्यय, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5-7 की लड़की, 5-7 की लड़की, एक जने का बोझ, लोकोक्ति का क्या उदाहरण है, तो मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो यहाँ पे 5-7 की लकड़ी, एक जने का बोझ, माफ़ कीजिएगा, 5-7 की लकड़ी, ठीक है, एक जने का बोझ, मतलब अगर उसको गट्ठर बना लिया जाए तो एक जने का बोझ हो जाता है, बोझ के बराबर है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तीसरा है कि सत चयन का संधि विच्छेद है, तो सत प्लस चयन, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का। और ये रिक्शा किस भाषा की शब्द है, तो रिक्शा जो है वो जापानी भाषा शब्द लिया गया है, ठीक है। अगला इसी प्रकार से हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है,
तो देखिए आयोजित आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आयोजित नहीं होगा, आयोजित होगा, ठीक है। अगर आप चारों देखिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया तो गलती होने के चांसेस बहुत कम ही हैं, लेकिन अगर फिर भी इस वजह से मैं चारों ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से, तो आप लोग उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आप यहाँ पे प्रश्न को समझ सकते हैं। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? देखिए कनक मतलब क्या होता है? धतूरा, सोना या नागेश्वर, ये तीनों जो है अर्थ हैं कनक के, जबकि चंद्रमा यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे नहीं है पर ज़्यादा फोकस आप दीजिएगा। 8वां नंबर है साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। वही 9वां प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी। इसी का विकास होकर बाद में संस्कृत के रूप में ये जो है परिवर्तित हो गई। पीपरपात सरिसमंडोला का अर्थ क्या है? ये पीपरपात सरिसमंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो पीपर की पत्ती की तरह जो है हमारा मन भी क्या होता है? डोलता है, के समान, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार क्या होता है? कि जहाँ पर उपमे में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या कि उपमे को उपमान मान लिया जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे राम के चरण कमल हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मान लिया गया है, समानता व्यक्त नहीं की गई है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? तो पानी का अर्थ क्या है? व्यर्थ, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि बातों को प्रचारित करना, ठीक है। अगला नंबर है 15 नंबर की कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? यानी कल्पना का विपरीत शब्द कौन सा है? तो यथार्थ। कल्पना क्या होता है? इमेजिनेशन। यथार्थ मतलब जो अभी है, ठीक है, रियलिटी। आप भले आएँ, इस वाक्य में भले क्या है? क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, इस वजह से क्रिया विशेषण हो जाएगा। तरीका कौन? तो नौका, ठीक है। इस तरीके से अगला है उज्ज्वल शब्द का उज्ज्वल शुद्ध रूप क्या है? तो उ, और यहाँ पे ज जो होगा एक बार आधा ज, फिर पूरा ज, फिर व, फिर ल, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको करना है, तो भक्तों की मंडली जा रही थी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से 20वां प्रश्न है कि आगे फिर स्लैश है, डैश है, इसमें आपको भरना है आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है, सभी जानते होंगे। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा लिखना, ठीक है। इसी तरीके से 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए तत्सम और तद्भव दो शब्द होते हैं, ठीक है। तत्सम मतलब क्या होता है? जो संस्कृत से लिया गया शब्द होता है। तद्भव क्या होता है? जो देशज भाषा होती है, यानी हम जिसे आम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा है तो आम्र यानी आम होता है, तो आम्र यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ठीक है। इस तरीके से क वर्ण होता है, च वर्ण होते हैं, ठीक है, ये वर्ण होते हैं, ठीक है। अगला हमारा है क च ट प, कचोटता प्यार, ठीक है। क च ट प य र, ठीक है, कचोटता प्यार। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो कौआ, कोयल और कुत्ता, ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं। और 25 नंबर है हमारा आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आलस्य जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सामान्य जागरूकता था, जीके जीएस का प्रश्न आता है यहाँ पे। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि बिहू नृत्य जो है इनमें से किस राज्य से संबंधित है? असम से। आनुवांशिकता का नियम दिया था, मेंडल ने दिया था आनुवांशिकता का नियम। और निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? तो शुक्र व बुध। एनीमोमीटर क्या मापने का काम आता है? तो पवन का वेग। एनीमोमीटर की सहायता से पवन का वेग मापा जाता है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यवन शासकों ने, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है शिक्षा से। और भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां। अगला हमारा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष। देखिए दूर में द, अगर दूर दृष्टि दोष में पूछता है तो द में उ की मात्रा है, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। नी क्या हो जाएगा? ठीक इसको उल्टा नी मतलब अर्थात अवतल लेंस, ठीक है। द में उ की मात्रा है उत्तल लेंस, यानी दूर दृष्टि दोष अगर आपको है तो वहाँ पे आपको उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं साफ। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं।
बगलिहार परियोजना संबंधित है जम्मू कश्मीर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में जो है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? वो बेसिकली फेनेसिल क्लोराइड होती है। इसी तरीके से अगला हमारा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 21A। ये संविधान जो है 21A कब जोड़ा गया संविधान में, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आप डेफिनेटली इसको बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा है WW का फुल फॉर्म क्या है? WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर की मनुष्य का लार में उपस्थित एंजाइम होता है टाइलिन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से 16 प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इसी तरीके से 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से है। इसी तरीके से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो लंबी दूरी के मापन के लिए, यहाँ पे ग्रहों के बीच में, दो ग्रहों के बीच में मान लीजिएगा आपको नापना है तो वो दूरी इसका मापक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, इकाई है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? बलसावे संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप डेफिनेटली आप इसको बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो गन्ना फसल के लिए। पर्यावरण दिवस आपको पता ही होगा, हर वर्ष जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नारी दिवस आपको कब मार्च में या फिर कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, महिला दिवस या फिर नारी दिवस। कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? तो दिष्टकारी यंत्र। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ईट पर नाच। ठीक है, जैसे ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो है किसने खोज की थी? ट से मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, प से प्रोटॉन हो गया, र से रदरफोर्ड हो गया, न से न्यूट्रॉन हो गया, च से चैडविक हो गया। ठीक है, जे थॉमसन, माफ़ कीजिएगा, थॉमसन ही होंगे। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न जो है समाप्त होता है। अगला हमारा खंड देख लीजिए। खंड को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका रीजनिंग के प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता के। ठीक है, इसको अंतर्गत पहला प्रश्न हमारा है LMNSR एक गोलाकार घेरे में इस प्रकार खड़े हैं कि यस खड़ा है n के दाहिने ओर, यानी यस किसके दाहिने ओर खड़ा है? n के। तब n का दाहिना कौन होगा? तो मान लीजिए SN। ठीक है, अब n का ये दाहिना हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि L खड़ा है R और S के बीच में, L खड़ा है R और S के बीच में। ठीक है, यहाँ पे R हो गया, तो यानी L बीच में खड़ा हो गया और R S। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि M के बाएं कौन है? तो डेफिनेटली इसके बाद M ही होगा जो बचता है। तो M के बाएं कौन है? तो M के बाएं हो जाएगा R। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लग सकते हैं, जो कि मैंने आई थिंक इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, दाहिनी और बावां अक्षर आप यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एन के बाद 13वां जो है अगर शब्द देखेंगे जड आएगा। ठीक है, 13वें शब्द पर, तो इस वजह से 13वां शब्द जो होगा वो ए होगा। इस तरीके से अगला हमारा पूछा गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों को क्रमवार पूर्ण करेगा? देखिए, KL और यहाँ पे फिर M हो जाएगा, फिर KLM KLM KLM, इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 M यहाँ पे भराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी फिट नहीं बैठता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको अलग कर सकते हैं। अगला है 49 64 81 100 122 144 169। संख्या श्रेणी में एक पद गलत है, उसे छांटना है आपको। देखिए, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर
100 है, और 11 की स्क्वायर 121 होगा, और 12 की स्क्वायर 144, और 13 की स्क्वायर 169। तो यहाँ पे 122 लिखा है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है, 121 होना चाहिए था। इस वजह से ये पद आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हमारा है कि यदि इलेक्शन को HOHFWLR लिखा जाता है तो उसी भाषा में सिलेक्शन को क्या लिखा जाएगा। अब आपको कई बार क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े से दिमाग में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, या तो एलिमिनेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से सेम होते हैं और एक ऑप्शन जो होता है वो डिफरेंस होता है। दूसरा क्या मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है आप प्रश्न को देखिए और उसके कुछ की टर्म्स होते हैं उसको फाइंड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन में अगर आप लास्ट 4 डिजिट देखेंगे, ठीक है, तो CTION को लिखा गया है FWLQ। तो देखिए FWLQ अगर लास्ट में होता है, क्योंकि CTION इसमें भी है और CTION इसमें भी है, तो लास्ट में FWLRQ जो है एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। इसी तरीके से अगला है A भाई है, A B का भाई है, ठीक है, C B का पिता है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। A जो है, मान लीजिए A इज़ अ ब्रो ऑफ, यहाँ पे मैं ब्रो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये किसका भाई है, B का, ठीक है। अब यहाँ पे C जो है B का पिता है, यानी जो C है ये फादर है किसका, B का। अब D जो है वो C का पिता है, यानी इसका भी पिता कौन हो गया, D हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि बताइए D का A से क्या संबंध है। अब D यहाँ पे लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पापा यानी ये इसका दादा हो गया, तब यहाँ पे क्या हो गया, दादे और पोते का संबंध हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा है इसी तरीके से कि देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि PQR शिक्षक है, सही बात है, और PRS इंजीनियर है, सही बात है, और RST वकील है, सही बात है, PQST ईमानदार है। तो कौन शिक्षक इंजीनियर है और ईमानदार भी हैं। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन शिक्षक, तो डेफिनेटली इसमें PQR में से एक तो होगा ही। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि इंजीनियर भी हों, तो यहाँ पे P और R यहाँ पे 2 होते हैं, चलिए ठीक, 2 को लेके चल रहे हैं। अब ईमानदार भी हों, तो ईमानदार में अगर आप देखेंगे तो R यहाँ पे हट गया है, सिर्फ P ही बचा है, यानी तीनों में 1, 2 और तीनों ग्रुप में सिर्फ कॉमन कौन सा है, तो P कॉमन है। इस वजह से हमारा ऑप्शन P जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, कांच में घड़ी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, कांच में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रतिबिंब में घड़ी में 3:15 बचा है। मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, ये हमारा जो है सुई है, 3:15 यानी दोनों सुइयाँ जो हैं एक 0 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएंगी। अब घड़ी बताइए कि उस समय जो है जो प्रतिबिंब उसका बन रहा है उसमें कितना बज रहा होगा, तो वो 8:45 बज रहा होगा, ठीक है। तभी जो है क्योंकि 9 पे वो सुई आ रही होगी और जो है मिनट वाली सुई जो है वो 9 पे होगी, तो 9 बजने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे 8:45 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा है, यहाँ पे निर्देश दिया गया है, निर्देश पढ़ लीजिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षरों में शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। उस विकल्प को आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। सिग्नेचर से आपको कौन से शब्द ऐसे हैं जो बनाए नहीं जा सकते। देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सी ऐसा है जो कि सिग्नेचर में नहीं है, बाकी आप नेचर, गेस्ट और रिज़ाइन तीनों में बना सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि कौन सा चित्र व्यक्ति, परिवार और समाज के संबंध को सही प्रकार से संबंधित यहाँ पे दे रहा है। मान लीजिए एक गोला हो गया समाज, समाज में कौन रहता है, परिवार भी रहता है, और परिवार के अंतर्गत जो है ये व्यक्ति रहता है। इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा जो है सही डिफाइन करता है, ठीक है। अगला हमारा देख लीजिए कि नीचे दी गई आकृति में यदि वृत्त ग्रामीण, यानी ये जो वृत्त है वो ग्रामीण को दर्शाता है, वर्ग जो है ये युवाओं को दर्शाता है, जो आयत है वो शिक्षितों को, और जो त्रिभुज है इसमें वो ईमानदारों को दर्शाता है, तो आपको प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। देखिए आकृति में शिक्षा, आकृति में जो है शिक्षित, पहला बात तो शिक्षित हो गया। अब शिक्षित हमें देखना है, तो शिक्षित हमने देखा है कि आयत में दर्शाता है, तो आयत में पहले ये चीज़ें हो गई, ठीक है। पहला जो ग्रामीण भी हो, अब ग्रामीण क्या होगा, देखिए कॉमन आपको फैक्टर यहाँ पे चूज़ करना है। ग्रामीण मतलब युवक।
अब दोनों में कॉमन हुए, मतलब आयत भी और वर्ग में भी। चलिए ठीक। अब यहाँ पे क्या बताया है, युवा भी हो। अब युवा क्या है, वर्ग, यानी आयत, वर्ग और वृत्त तीनों में कॉमन क्या है यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो एक तो जो इसमें हर शब्द जो होगा, हर अंक जो होगा वो किसी वर्ग में का कॉमन होगा, तो वृत्त में काम कॉमन नहीं होगा, और वृत्त में कॉमन होगा तो आयत में कॉमन नहीं होगा। जबकि एक ही शब्द ऐसा है जो कि तीनों में कॉमन है, जो कि 12 है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इस तरीके से सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आकृति में शिक्षित ईमानदार व्यक्ति जो ग्रामीण भी हैं को दर्शाने वाली। देखिए पहले बात तो शिक्षित यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा क्या है ग्रामीण, और तीसरा जो है वो ईमानदार। तो 18 यहाँ पे शब्द देखेंगे तो यहाँ पे तीनों में है, यानी त्रिभुज में भी है, आयत में भी है और वृत्त में भी है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा देखिए, जो रीजनिंग को सॉल्व करने का तरीका होता है वो बेटर माइंडसेट से आपको सॉल्व करना है, बड़े कूल माइंडसेट से सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी जो है हाइपर हुए तो डेफिनेटली जो है सही का भी गलत आप यहाँ पे करके चले आएंगे। तो बड़े कूल माइंडसेट से जाइए, डेफिनेटली बड़े आसानी से हो जाएगा। आकृति में शिक्षित ग्रामीण व्यक्ति जो युवा नहीं है को दर्शाने, युवा नहीं यानी युवा को यहाँ पे छाड़ देना है, तो 16 जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 16 कैसे सही हो जाएगा, तो 16 को हम यहाँ पे फिर डिफाइन करेंगे, तो 16 यहाँ पे क्योंकि वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, युवा क्या है, वर्ग है, इसलिए इसको यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बड़े सिंपल से यहाँ पे हमने छाट दिया। अगला हमारा इसी तरीके से, आकृति में शिक्षित ग्रामीण युवा ईमानदार को दर्शाने वाली संख्या कौन सा है। ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्टली 11 आंसर यहाँ पे पूछा गया है, यानी सभी में जो है कॉमन जो है वो 11 है। ठीक है, इसलिए से हमारा 11 सही हो जाएगा। आकृति में ईमानदार युवाओं को दर्शाने वाला, ईमानदार प्लस युवा। ठीक है, ईमानदार प्लस युवा, तो यहाँ पे 9 शब्द जो है वो 2 में डिफाइंड है, वर्ग और त्रिभुज में। तो ईमानदार भी है और युवा ही है, सिर्फ 2 चीज़ें। इस तरीके से हमारा अगला प्रश्न है 16 से 18। पहले निर्देश देख लेते हैं। सजेशन क्या दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में एक कथन दिया गया है, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उसके आधार पर सही निष्कर्ष चुनना है आपको। चलिए ठीक। देखिए 16 नंबर हमारा है कि सभी अध्यापक शिक्षित हैं। चलिए ठीक, कुछ अध्यापक महिलाएं हैं, यानी जो एक मान लीजिए कॉलेज है जिसमें कई अध्यापक हैं, उसमें से कुछ अध्यापक महिलाएं हैं, यानी कुछ पुरुष होंगे डेफिनेटली, लेकिन सभी अध्यापक क्या हैं, शिक्षित हैं। अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी अध्यापक महिलाएं हैं, नहीं जी, यहाँ पे तो सिंपल दर्शाया गया है कुछ अध्यापक महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं शिक्षित हैं। ठीक है, तो महिलाएं तो शिक्षित ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा सही होगा, फिर सिर्फ कथन जो है निष्कर्ष दूसरा सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। अगला हमारा कथन दिया गया है कि कंपनी के अधिकारी हवाई यात्रा करते हैं जबकि वह महंगी है किंतु समय बचाती हैं। चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। अधिकारी कंपनी का पैसा बर्बाद करते हैं, अधिकारी समय को पैसे से अधिक महत्व देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली दूसरा जो है यहाँ पे सही यहाँ पे परिलक्षित होता है, इस वजह से ऑप्शन सी हमारा विल बी करेक्ट आंसर। 18 नंबर हमारा है कि जातियाँ दैवी विधान नहीं है, यानी देवों ने जातियाँ नहीं बनाई है, मनुष्यों ने जातियों का निर्माण किया है, लेकिन वे मानव संगठनों की उपज है। तो यहाँ पे क्या बताया है, जातियाँ मानव की रचना है, सही बात है। जातियाँ दैवी रचना है, साफ साफ मना किया गया है। ऑप्शन डी हमारा विल बी करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए यहाँ पे पूछा गया है कि एक लड़का अपने मकान से दक्षिण की ओर, एक मकान लीजिए, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, दक्षिण की ओर 50 सेंटीमीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, अब इस तरीके से आप उल्टा कर लेंगे। ठीक है, उल्टा करके आप देखेंगे तो इसका बायां जो हो जाएगा, लड़का इस तरफ खड़ा है, ठीक है, तो उसका बायां इस तरफ हो जाएगा, तो 20 मीटर हो गया। फिर क्या हो गया कि 20 मीटर जाकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और फिर वह 30 मीटर चलकर अपने घर की ओर चलने लगता है। ठीक है, 30 मीटर चलकर अपने घर की ओर चलने लगता है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि वह किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। इसी वजह से अगला हमारा है, यदि प्लस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उसी तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर जो है वो 4 मिलेगा, 34 मिलेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इस वजह से हम इसको प्रश्न को यहाँ पे गलत ठहराते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्या हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या है तथा तुरंत बाद एक विषम संख्या है। देखिए 3 क्या है, 3 के पहले अगर हम एक देखेंगे तो 2 क्या है, सम संख्या है, जबकि तुरंत बाद क्या है,
एक विषम संख्या है। ठीक है, पहले एक सम संख्या है और तुरंत बाद एक विषम संख्या है। 2 के बाद क्या है, फिर 3 आता है। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले, तो 3 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा कौन कौन सी संख्या है। यहाँ पे संख्याओं का यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कितनी संख्याएं दी गई हैं। अगला दिया गया है कि सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है, तो पहले भ्रूण होता है, फिर बच्चा नवजात होता है, फिर शिशु होता है, फिर बालक का निर्माण होता है। इस तरीके से 4 1 3 2 देख लेते हैं। अगला हमारा है 23 कि निम्नलिखित शब्दों के सार्थक रूप को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो क्या हो जाएगा 3 5 2। देखिए 3 3 4 5 1। ठीक है, तो पहले नींव डाली जाएगी, फिर क्या होगी, दीवारें बनी, फिर छत का, फिर पेंटिंग होगी। इस तरीके भर सकते हैं। अगला हमारे तरीके से दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, देखिए 5 6 7 है, 4 3 4 5 है। किस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करना। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है 7 जो हमारा है कि आकृति जो है मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करती है, और उस क्षेत्र को पहचानिए जो तीनों निरूपित करता है, अर्थात मालिक, दलाल भी और कार्यकर्ता भी। ठीक है, तो यहाँ पे टी जो है वो मालिक भी है, दलाल भी है और कार्यकर्ता भी है। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है वो सिविक्स का है। ठीक है, जो पिछले साल पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, इसके बाहर बियॉन्ड बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैं ये चीज़ें नहीं बताता हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मॉडल पेपर है, पिछले साल पूछे गए हैं, उनको इंक्लूड किया गया है, तो आपको ये समझना ज़रूरी होता है। पहला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, तो उस राज्य का जो है संचालन होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य का अपना संविधान है, जम्मू कश्मीर का था, अब नहीं है। हमारा राष्ट्रीय ज्ञान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता में दिसंबर 27 1911 में। अगला हमारा है 5वां नंबर कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है, धर्मचक्र की। ठीक है, 24 तीलियाँ होती हैं जिसमें आधा झुके राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय शोक। ठीक है, जब भी राष्ट्रीय शोक होता है तो ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंग्ल भारतीयों के। ठीक है, आंग्ल भारतीयों को चुना जाता है, 2 आंग्ल भारतीय। देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं जो कि सामाजिक कार्य में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कला क्षेत्र में जो है अव्वल होते हैं। तो राष्ट्रपति की जो है वो मनस्थिति पर डिपेंड करता है, तो 12 जो है व्यक्ति चुनता है राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को चुनता है राष्ट्रपति। अगला हमारा है 10 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हुए देता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 होती है, और जिसमें से 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो है 25 वर्ष लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए बनने के लिए 30 वर्ष, और अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष, अगर आपको गाँव का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष, अगर आपको वोटिंग का अधिकार देना है तो 18 वर्ष, अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 35 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जो कि बार बार हर साल पूछे जाते हैं। इन्हीं से ऊपर घटा बढ़ाकर पूछे जाते हैं।
अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए 61वां संविधान संशोधन माध्यम से 1989 में जो है जो वोटिंग का अधिकार था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या जो है वो 12 होती है, अभी हमने डिस्कशन भी किया है। अगला है हमारा कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है, तो संसद के संयुक्त सत्र का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। और भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। प्रस्तावना से संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। और संसद को निम्नलिखित में से किस एक को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। देखिए संसद को महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तीनों को जो है पद से हटा सकता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पे नहीं हटा सकता संसद, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पता ही होगा। तो वर्तमान समय अगर पूछा जाता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख